केपी ओली शायद नेपाल छोड़ के बाहर जा चुके हैं, शायद वो दुबई, थाईलैंड या चाइना चले गए हैं और बहुत सारी खबरें आती हैं। तो आंदोलन में जो सबसे प्रमुख मांग थी छात्र की, वो तो यही थी कि सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया जाए। इस आंदोलन में एक और भी मांग थी कि युवाओं को आगे आना चाहिए। नेपाल में लगातार वही पुराने नेता, बुजुर्ग नेता कमल दहल, प्रचंड या केपी ओली वही बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उन्हीं की सरकारें बन रही हैं, आपस में मिलकर वो सरकार बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि नेपाल की सरकार को छात्र आंदोलन ने पूरी तरह से तख्तापलट कर दिया है, गिरा दिया है, और अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनका इस्तीफा हो गया। तो ये उग्र छात्र आंदोलन क्यों चल रहा है, अब भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है और नेपाल किस दिशा में जा रहा है, आइए इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। उसके बाद से नेपाल में जैन जी यानी छात्र आंदोलन बहुत तीव्र गति से चलने लगा था। उसकी परिणति ये हुई कि कल हिंसा में 19 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, 350 से ज़्यादा घायल हो गए थे। इस बात को लेकर आज और भी उग्र आंदोलन चलाया गया और सुबह फिर सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, लेकिन छात्र आंदोलन खत्म होने के स्थान पर और तीव्र हो गया। छात्रों ने जो प्रधानमंत्री हैं उनका निजी आवास, गृह मंत्री के आवास, जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं उनका आवास, नेपाली कांग्रेस के सचिव का आवास, ये सब जला डाले। फिर अल्टीमेटली नेपाल की संसद में भी आग लगा दी, नेपाल के मंत्रियों के घर, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, सब में आग लगा दी। और वो तीव्र गति से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है और नेपाली पुलिस के लिए संभालना ये मुश्किल हो रहा। हालांकि सेना डिप्लॉयड है संसद भवन में, एयरपोर्ट पे और बहुत सारे स्थानों पर, लेकिन अब ये आंदोलन को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और खबरें तो अब ये भी आ रही कि केपी ओली शायद नेपाल छोड़ के बाहर जा चुके हैं, शायद वो दुबई, थाईलैंड या चाइना चले गए हैं और बहुत सारी खबरें आ रही। तो स्थिति अब जो बन रही है, तो पहले तो हम विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर छात्रों की मांग क्या थी आंदोलन में। तो आंदोलन में जो सबसे प्रमुख मांग थी छात्र की, वो तो यही थी कि सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया जाए, जो कि आज हटा दिया गया। इसके अलावा छात्रों की और बहुत सारी मांगें थीं, जिसमें उनकी प्रमुख रूप से मांगें थीं कि नेपाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसे ख़त्म किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग 5.2% महंगाई है, उसे कम करें। बेरोजगारी है 10%, उसे कम किया जाए। भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस पूरे आंदोलन में एक नेपो बेबीज़ कैंपेन भी चलाया गया था, क्योंकि नेपाल के जो नेताओं के बच्चे हैं वो विदेश में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उन यात्राओं के बारे में डाल रहे हैं, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसे सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। तो ये सब को देखकर भी नेपाल की जो बहुत सारे गरीब युवा हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, और यहीं से वो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू किया था। तो उसको लेकर भी आंदोलन है। फिर 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए, उनकी जांच जरूरी है। सियासी लगातार अस्थिरता है नेपाल में, 5 साल में 3 सरकारें आ गईं। और सबसे बड़े इस आंदोलन में एक और भी मांग थी कि युवाओं को आगे आना चाहिए। नेपाल में लगातार वही पुराने नेता, बुजुर्ग नेता कमल दहल, प्रचंड या केपी ओली वही बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उन्हीं की सरकारें बन रही हैं, आपस में मिलकर वो सरकार बना रहे हैं। 2 अलग अलग विचारधाराओं के होने के बाद भी सरकारें बना रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी छात्रों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी कि युवाओं को आगे नहीं लाया जा रहा। तो अब मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बाद युवाओं को आगे लाने के अवसर बनेंगे। तो अब देखिए, यहाँ एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन आंदोलन के पीछे है, हवा कौन दे रहा है, कौन ने समर्थन किया। तो इसके पीछे कई लोग या संस्थाएं बताई जा रही। सबसे प्रमुख तो यह है कि इस आंदोलन को युवा कहा जा रहा है, खुद ही लीड कर रहे हैं, कोई इसका नेता नहीं। दूसरा है, एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि हामी नेपाल संगठन है, जिसके नेता हैं सुदान गुरंग, वो इसे लीड कर रहे हैं। इसके अलावा ये है कि इस पूरे आंदोलन को बहुत बड़ी तरह से समर्थन और इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसके हेड हैं रवि लमिछाने, वो भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं, तो उनका है। फिर ये है कि एक पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, वो भी बैक डोर से काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही है, जो कि राजतंत्र समर्थक है। तो इस तरह से अब भविष्य क्या हो सकता है नेपाल का, उस पर बात करते हैं। तो देखिए,
2-3 स्थितियां बन रही हैं। पहली बात तो ये है कि नेपाल में एक केयर टेकर सरकार बन जाए, क्योंकि केपी ओली इस्तीफा दे चुके हैं, तो बहुत सारे दल मिलकर एक केयर टेकर सरकार बना लें कुछ समय के लिए। फिर वो केयर टेकर सरकार के नेतृत्व में शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो जाएं। फिर संभावना है कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं तो सेना का नियंत्रण रहे नेपाल में। लेकिन जिस तरह का नेपाल का संविधान है उसमें सेना का हस्तक्षेप बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि जो नेपाली सेना के हेड हैं जनरल अशोक राज सिंहडेल, उनके कहने पर ही केपी ओली ने इस्तीफा दिया था, तो हो सकता है सेना का इम्पोर्टेंट रोल हो। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब सेना की सीमित भूमिका हो सकती है। फिर यह है कि जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है उसका महत्व बढ़ जाए, वो राजतंत्र की वापसी या बहाली की मांग करती रहती है, और ये इनडायरेक्ट रूप से ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जो नेपाल के मतलब वर्तमान राजा हैं उनका समर्थन उन्हें हासिल है। फिर युवा आंदोलन तेज कर सकते हैं, ऑल आउट आंदोलन चला सकते हैं, यानी सारा भ्रष्टाचार जो सारी मांगे हैं उनके बारे में वो आंदोलन चला के जाँच करवा सकते हैं, तो ये भी है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस आंदोलन को समर्थन दिया गया है आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसके हेड हैं रवि लमिछाने। वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, उनकी पार्टी सरकार बना सकती है, क्योंकि इस आंदोलन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल है। कुल मिला के जो भी हो, नेपाल को जल्दी से जल्दी इस स्थिति से निकलना चाहिए। अदरवाइज़ जैसा बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कहीं नेपाल भी उसी दिशा में न चल पड़े। और जो भी सरकार बने उन्हें एक और इम्पॉर्टेंट भूमिका होगी उनके पास कि उन्हें भारत और चीन से संबंधों को बैलेंस करना पड़ेगा। कुल मिला के जो भी हो, तीव्र गति से नेपाल में सरकार बनना, प्रजातंत्र की बहाली और युवाओं की जो मांग है, जो युवा मांग कर रहे हैं अपनी, उनका निपटारा होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।